पायल अपने ससुराल वालों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे और जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। पायल का पति रवि भी ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, पर इससे जैसे तैसे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। उन्हीं के बगल में पायल की देवरानी अपने पति के साथ रहती थी। वो बहुत ही अमीर थे। पायल की देवरानी सीमा, उनका बहुत ही अच्छा बिजनेस था। इस तरह दोनों देवरानी और जेठानी आस पड़ोस में ही रहती थी। आ आ आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ मम्मी, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। हाँ बहू, तू इतनी ठंड में बाहर खाना कैसे बनाएगी? कोई बात नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बना लूंगी। मुझे तो आदत है। मैं बस अभी जल्दी से आप सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन तू एक शॉल और ले जा, नहीं तो तुझे बाहर ठंड लगेगी। नहीं मम्मी जी, आपके पास भी सिर्फ एक ही शॉल है। अगर मैं इसे ले लूँगी तो फिर आपको ठंड लगेगी, और वैसे भी मैं बाहर चूल्हे पर खाना बनाऊंगी तो आग की वजह से मुझे ठंड नहीं लगेगी। इसलिए आप चिंता मत कीजिए और इस शॉल को आप ही ओढ़ लीजिए। ठीक है बेटा। उसके बाद पायल इतनी ठंड में बाहर जाकर चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी करती है। वो देखती है कि लकड़ियाँ तो खत्म हो गई। अरे अब मैं क्या करूँगी? अब तो लकड़ियाँ बची ही नहीं हैं और मुझे लकड़ियाँ लेने जंगल में जाना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। अब मैं आग कैसे जलाऊं? तब पायल इधर उधर देखती है तो उसे वहीं पास में बहुत सारी पन्नियाँ और कागज के टुकड़े नजर आते हैं। तब पायल उन्हें इकट्ठा करके ले जाती है। चलो शुक्र है, आज का काम तो चल ही जाएगा। उसके बाद पायल जैसे तैसे करके आग जलाती है और खाना बनाने के बाद अंदर सभी के लिए खाना ले जाती है। अरे इतनी ठंड है कि खाना भी जल्दी 2 मिनट में ठंडा हो जाता है। कोई बात नहीं पायल, तुम चिंता मत करो। खाना चाहे ठंडा हो या गर्म, अगर तुम्हारे हाथ का है तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। हाँ बहू, तेरे हाथ के खाने के आगे दुनिया का सारा खाना फीका लगता है। बस अब आप सभी खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना और भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीमा के घर पर, रजत इतनी देर हो गई है, तुमने अब तक खाना नहीं बनाया? नहीं मालकिन, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तुम जैसे लोगों की ना यही आदत होती है, काम धाम कुछ करना नहीं होता, बस फ्री में बैठे पैसे चाहिए होते हैं। या तो जल्दी काम खत्म करो, नहीं तो मैं तुम्हारे इस बार पगार काट लूंगी। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, पिछले महीने भी आपने मेरी पगार काट ली थी। तुम कहना क्या चाहते हो? गलती तुम्हारी थी, इसलिए मैंने पगार काटी। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला था। लेकिन मालकिन, मैंने सिर्फ एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ली थी। मैंने बताया था आपको कि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी हो गई थी, इसीलिए मैं उस दिन आ नहीं पाया। सिर्फ इस वजह से आपने मेरी आधी पगार काट ली। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम नौकरी छोड़कर जा सकते हो। नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ तो ठीक है, अब चुपचाप अपना काम करो और जल्दी हमारे लिए खाना लेकर आओ। जी मालकिन। उसके बाद रजत सभी के लिए खाना बनाता है और सबको खाना परोसता है। फिर सभी खाना खा लेते हैं। इस तरह सीमा आराम से रहती थी। फिर शाम को जब सीमा बाहर घूमने जा रही थी, तब वो देखती है कि पायल चूल्हे पर खाना बना रही है। और पायल दीदी कैसी हो? मैं ठीक हूँ सीमा, तुम बताओ कैसी हो? मैं कैसी हो सकती हूँ? मैं तो बिल्कुल बढ़िया और मजे में हूँ। मुझे तो इतनी ठंड में कोई काम नहीं करना पड़ता, और आपको देखो, इतनी ठंड में बाहर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। कैसी फूटी किस्मत है आपकी। तुम्हारे लिए मेरी किस्मत चाहे जैसी भी हो, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ढंग से 2 वक्त का खाना तक नहीं मिलता, लेकिन हमें कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा बहाना है अपने मन को बहलाने का। चलो अच्छी बात है, ऐसे जब हालात आते हैं तब इंसान अपने मन को बहलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। खैर, मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। तुम्हारे कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता सीमा। तुम्हारे भला बुरा बोलने से मेरा आत्मविश्वास नहीं टूटेगा। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए बहुत लेट हो रहा है। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है, और बाहर कितनी ज्यादा ठंड है। ये सब तुम्हारा ही काम है, ठंड में बाहर इस तरह बैठना। मैं तो चली। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है। सीमा पायल को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, और वो उसकी हमेशा बेइज्जती करती या फिर उसका मजाक उड़ाती रहती थी।
फिर कुछ दिन बाद रजत सभी के लिए खाना बनाता है और उन्हें खाना परोसता है। फिर जैसे ही सीमा खाना खाती है, इयू, ये कैसा खाना है? क्या हुआ मालकिन? इसमें इतना ज्यादा नमक है, तुमने खाने को बिल्कुल जहर बना दिया है। माफ करना मालकिन, मुझसे गलती हो गई। एक तो तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते हो, ऊपर से गलती होने के बाद सिर्फ माफी मांगते रहते हो। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? जब तुम्हें काम करने के पैसे मिल रहे हैं तो तुम ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे हो? मालकिन, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए मुझसे गलती हो जाती है। आप प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर तुम्हें इतनी ही गलतियां करनी है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है तो तुम घर पर जाकर आराम कर सकते हो। क्या सच में? हाँ, परमानेंटली। क्या? हाँ, अब तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं मालकिन, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं, बस बहुत हुआ, अब तुम चले जाओ यहाँ से। इस तरह सीमा रजत को नौकरी से निकाल देती है। सीमा किसी की भी मेहनत की जरा सी भी कदर नहीं किया करती थी। वो छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को बेइज्जत करती थी और उन्हें काम से निकाल दिया करती थी। रजत को काम से निकालने के बाद सीमा एक नया नौकर रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ पायल, अजी, आज हमें जंगल से लकड़ियाँ लानी होगी, लकड़ियाँ खत्म हो गई है। हाँ भाग्यवान, आज तो बहुत ठंड है। आज मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। अजी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें जाना ही होगा। अगर हम लकड़ियाँ नहीं लाएंगे तो आज खाना नहीं बन पाएगा। हाँ, ये भी है। अरे, अब उठ भी जा और जल्दी से लकड़ियाँ ले आ। फिर बहू रात को इतनी ठंड में बाहर खाना बनाएगी, उसे भी बहुत परेशानी होती है। हाँ माँ, पायल को इतनी ठंड में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और मैं इसके लिए एक चूल्हा भी नहीं ला सकता। मैं अगर इतना भी नहीं कर सकता तो फिर ये बहुत ज्यादा गलत बात है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद पायल और रवि लकड़ियाँ ले आते हैं। फिर पायल रात को बाहर ठंड में चूल्हे पर खाना बनाती है। ओहो, कितनी ज्यादा ठंड है, इतनी ठंड में आग भी नहीं जल रही, उफ। तभी वहां से सीमा गुजरती है। तुमसे तुम्हारा चूल्हा नहीं जल रहा, यही होता है। तुम फिर से यहाँ पर अपनी बकवास करने आ गए। मैं तो बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रही हूँ। सीमा वहां से चली जाती है। उसके बाद पायल बड़ी मुश्किलों से खाना बनाती है। सच में बहू, तो इतनी ठंड में कितनी मेहनत करती है। हाँ सच। मम्मी, आपके हाथ का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। शुक्रिया बेटा। मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं। तुम देखना, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक गैस चूल्हा लेकर आऊंगा। कोई बात नहीं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन, माँ, पायल, जल्दी सब इधर आओ। रवि के बुलाने पर सब आते हैं। क्या बात है बेटा? देखो, मैं पायल के लिए गैस और चूल्हा लेकर आया हूँ। अब इसे बाहर इतनी ठंड में खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अब पायल को ठंड में परेशान नहीं होना पड़ेगा और वो आराम से घर के अंदर ही खाना बना सकती है। वाह बेटा, तूने तो सच में कमाल कर दिया। ये पापा, अब मम्मी का काम आसान हो जाएगा। हाँ बेटा, जब तुम्हारी मम्मी हमारे लिए इतनी मेहनत करती है तो हमें भी तो तुम्हारी मम्मी के लिए मेहनत करके कुछ करना ही चाहिए। आप सभी का शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए पायल। एक तरफ रवि के घर में ये खुशखबरी थी, वहीं दूसरी तरफ सीमा के पति का बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और उन्हें भी अब पायल और रवि की तरह एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता है। फिर एक दिन जब सीमा घर के बाहर चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। ओहो, चूल्हे पर खाना बनाना इतना मुश्किल होता है क्या? ओ मम्मी जी, अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ फंस गई? मेरा तो सारा मैनिक्योर और पेडिक्योर ही खराब हो गया। सीमा बड़ी मुश्किलों से चूल्हा जलाती है और उस पर खाना बनाती है। ये तुमने कैसा खाना बनाया है? सारा खाना जला हुआ है। क्या तुम्हें ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता? अब मैं क्या करूं? मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने इतने सालों से खाना नहीं बनाया। अगर तुम घर पर रहकर खाना भी नहीं बना सकती तो तुम क्या ही करोगी? मैं दिन रात इतनी मेहनत करता था और तुम्हें ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता। क्या तुम ढंग से रोटी बनाना भी नहीं सीख सकती? इस तरह सीमा और पवन की लड़ाई काफी बढ़ जाती है। सीमा ने पहले कभी किसी चीज की कदर नहीं की, अब उसे भी उसी परिस्थिति में आना पड़ा।
सीमा ने हमेशा पायल को नीचा दिखाया, लेकिन आज उसके पास घर के अंदर बैठकर खाना बनाने के लिए चूल्हा है और अब सीमा को इतनी ठंड में बाहर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। ये मैं कहाँ फंस गई। निधि और काजल दोनों देवरानी जेठानी थी और वो दोनों साथ ही रहा करती थी। एक सुबह निधि और काजल दोनों नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है, तो वहीं उनका नौकर रसोई घर में उन दोनों के लिए नाश्ता बना रहा होता है। इसी बीच निधि के मन में एक ख्याल आता है। काजल, मैं क्या सोच रही हूँ कि हमारे पति हर महीने मुफ्त में हमारी वो बेचारी गरीब विधवा नंद को खर्चा पानी तो देते ही है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाए। अरे क्यों हम बेकार में हर महीने नौकरों को तनख्वाह देते रहे। अगर हम प्रीति और माँ जी को यहाँ बुला लेते हैं तो इससे हमारे 2 फायदे होंगे। 2 फायदे? वो कैसे? अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके यहाँ आने से हमारे 2 फायदे होंगे। पहले कि हमें मुफ्त में नौकर मिल जाएंगे, दूसरा हमें हर महीने उन्हें खर्चा पानी देने की भी झंझट खत्म हो जाएगी। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी वो दोनों गांव में पड़े पड़े आखिर करती ही क्या है। मुफ्त में बिना मेहनत के उन्हें हर महीने पैसे मिलते ही रहते हैं, तो क्यों वो दोनों मेहनत करेंगी। इससे अच्छा यही है कि हम उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। दोनों देवरानी जेठानी बहुत चालाक थी, इसलिए वो दोनों कैसे भी अपनी नंद प्रीति और सास कमला को शहर बुलाना चाहती थी। दरअसल प्रीति एक विधवा थी। शादी के 8 महीने बाद ही प्रीति के सर से उसके पति का साया दूर हो जाता है और पति के जाते ही ससुराल वालों ने प्रीति को घर से भगा दिया था। इसलिए प्रीति अपनी माँ के साथ गांव में रहा करती थी। एक दिन बड़े ही प्यार से निधि अपनी नंद प्रीति को फोन करती है। प्रीति, मैं बोल रही हूँ। निधि, कैसी हो तुम? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ और माँ भी बिल्कुल ठीक है। वैसे भाभी, आज आपने पहली बार हमारा हालचाल लेने के लिए कॉल किया है, इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है भाभी। अरे प्रीति, तुम तो जानती ही हो कि मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी जुबान से कुछ कड़वी बातें बोल जाती हूँ, पर तुम हो तो मेरी छोटी बहन की तरह ही। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। वैसे मैं चाहती थी कि तुम और माँ जी अब हमारे साथ हमेशा के लिए यही रहो। मैं तुम्हारी और माँ जी की ट्रेन की टिकट बुक कर रही हूँ। बस यही बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। क्या भाभी, आप सच बोल रही हो? मतलब अब माँ और मैं आप लोगों के साथ रहेंगे? हाँ प्रीति, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अब तुम और माँ जी हमेशा हमारे साथ रहोगी। भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ ये खबर सुनेगी तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। सच में भाभी, आप तो बहुत ही अच्छी हो। प्रीति बहुत ही मासूम और भोली भाली थी। वो अपने दोनों अमीर भाभीियों की बातों में आ जाती है और कुछ दिनों बाद निधि अपनी सास और नंद के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर देती है। अब क्या था, दोनों माँ बेटी ट्रेन में बैठकर शहर आ जाती है। अरे आ गई तुम? भाभी, ये घर कम और महल ज्यादा लग रहा है। कितना सुंदर घर है ये। माँ देखो ना, कितना सुंदर घर है ये और काफी बड़ा भी है। यहाँ तो बहुत मजा आएगा। माँ, अच्छा हुआ जो भाभी ने हमें यहाँ अपने पास बुला लिया। अरे प्रीति, ये तुम्हारा ही तो घर है। आओ, अंदर आओ। काजल बहू, हमें बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने के लिए ला दो। अरे माँ जी, माफ करना, वो दरअसल क्या है ना, अभी तक घर में खाना नहीं बना है, क्योंकि मैं और काजल तो सुबह से ही आप दोनों की आने की तैयारी में लगे हुए थे। घर में काफी सारी साफ सफाई करनी थी ना, और घर के जो नौकर है वो तो अपने गाँव चले गए, इसलिए हमें खुद खाना बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना, मैं बना देती हूँ खाना। हाय, कितनी प्यारी नंद है हमारी। अब क्या था, उनके आते ही दोनों भाभीियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो दोनों अपने घर के सभी नौकरों को काम पर से निकाल देती है और दोनों अमीर भाभीियों मिलकर अपनी गरीब नंद से घर का सारा काम करवाया करती थी।
प्रीति को घर का काम करते करते सुबह से शाम हो जाती थी, तो वहीं प्रीति की दोनों भाभी आराम से सोफे पर बैठकर फोन चलाया करती थी। और ये देखकर कमला को अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि मेरी बेटी अकेले ही घर का सारा काम करती है। अरे इतने बड़े घर में मेरी ये नन्ही सी जान आखिर कितनी मेहनत करेगी। बेचारी को 10 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं मिलती। प्रीति रसोई में खाना बना रही होती है और रसोई का काम निपटाने के बाद प्रीति सभी के लिए कपड़े इकट्ठा कर रही होती है। तभी निधि प्रीति के पास जाती है और कहती है, प्रीति आज तुम्हें ये सारे कपड़े हाथ से ही धोने पड़ेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन खराब हो गई है और इसे रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब तक मशीन ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम हाथ से ही कपड़े धो लो। और वैसे भी तुम्हें तो हाथ से ही धोने की आदत होगी ना, क्योंकि गांव में तो वॉशिंग मशीन थी नहीं। ठीक है भाभी, अगर हाथ से कपड़े धोने हैं तो मैं आधे कपड़े आज धो देती हूँ और आधे कल धो दूंगी, क्योंकि सुबह से काम करते करते भाभी शाम के 4 बज चुके हैं। अब मैं बहुत थक गई हूँ। अरे भाई, ऐसे कैसे थक गई हो? तुम्हें गांव में भी तो काम करते करते 2 से 3 लगभग बज ही जाते थे ना, और यहाँ तो फिर भी तुम्हें बहुत आराम मिल रहा है, तब भी तुम काम चोरी कर रही हो। निधि की बातें सुनकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है और बेचारी मजबूरन सारे कपड़े ले जाकर कपड़े धोना शुरू कर देती है। ये देखकर प्रीति की माँ को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए कमला अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है और कहती है, निधि बहू, काजल बहू, तुम दोनों को दिखाई नहीं देता क्या? प्रीति अकेले सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती है। अरे ये नहीं कि उसकी थोड़ी सी मदद कर दो। अरे वो भी तो इंसान है ना, आखिर अकेले क्या क्या करेगी वो बेचारी। माँ जी, ये मत भूलो कि आप दोनों हम अमीर बहुओं के टुकड़े पर पल रही हो। अरे हमारे पति कमाते हैं, तभी तो हम हर महीने आपको खर्चा पानी देते हैं। और वैसे भी काम आपको वहाँ भी करना था और यहाँ भी करना ही है। हर महीने जितना पैसा हम अपने नौकरों पर खर्च करते थे, उससे कई ज्यादा हम आपको खर्चा पानी भिजवा देते थे। निधि की बातों से सास का मन बहुत उदास हो जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद निधि का बर्थडे था। निधि अपने बर्थडे पर अपने सभी दोस्तों को घर पर ही पार्टी दे रही थी, इसलिए बेचारी प्रीति अकेले ही घर की साफ सफाई और साज सजावट में लगी हुई थी। अपनी बेटी को इस तरह से काम करता हुआ देखकर कमला कहती है, प्रीति बेटा, मैं देख रही हूँ तू सुबह से कामों में लगी हुई है। अरे कुछ खा ले मेरी बच्ची, अगर ऐसे ही काम करती रहेगी तो एक दिन तू कमजोर हो जाएगी। चल, ये सब बाद में होता रहेगा, पहले तू कुछ खा ले। तभी वहाँ पर निधि और काजल आ जाते हैं और वो दोनों गुस्से में बोलते हैं, माँ जी, आपको सिर्फ अपनी बेटी का ही ख्याल रहता है। अरे कम से कम ये तो देखो कि आज मेरा जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर घर में कितने सारे काम हैं। पर बेटा, मैं प्रीति को बस यही बोल रही हूँ कि पहले वो कुछ खा ले। अरे सुबह से लगी हुई है ये, अभी तक बेचारी ने मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं डाला। अगर ऐसे ही भूखे पेट काम करेगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे माँ जी, वैसे भी गरीब लोगों को भूखे पेट काम करने की आदत होती है। प्रीति को कुछ नहीं होगा, आप उसकी चिंता मत करो। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर आए दिन अपनी सास और नंद की गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी और इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम को घर में निधि के बहुत सारे दोस्त उसके बर्थडे पार्टी में आते हैं। घर में हर किसी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन प्रीति ने अपना वही फटा पुराना सूट पहना हुआ था। निधि के दोस्त प्रीति को देखकर इसका खूब मजाक बना रहे थे। अरे निधि की नंद कितनी गरीब है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई राह चलती भिखारन है। और क्या, एक बार निधि को देखो, इसकी पर्सनालिटी कैसी है। अरे कौन कहेगा कि ये गरीब भिखारन निधि की नंद है। वो लोग निधि और काजल के साथ मिलकर प्रीति का खूब मजाक बना रहे थे। तभी निधि और काजल के पति विनोद और अमन, वो दोनों उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। निधि, ये तुम्हारे दोस्त है ना? अरे तुम्हारे दोस्तों को तमीज नहीं है क्या? और इनको किसने अधिकार दे दिया कि वो मेरी बहन का मजाक बनाए? कहते हैं अतिथि देवो भव, पर ये तो अतिथि के रूप में राक्षस बनकर आए हैं। विनोद, ये मेरे दोस्त है और प्लीज तुम ऐसे मेरे दोस्तों की इंसल्ट मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अरे तुमसे बुरा तो कोई है भी नहीं। तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी बहन का मजाक बना रही हो। अरे तुम्हें तो प्रीति के बारे में सब कुछ पता है ना। उसको इतनी छोटी सी उम्र में कितनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, तब भी तुम उसका इस तरह से मजाक बना रही हो। अरे शर्म आती है मुझे तो तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अगर प्रीति की जगह तुम्हारी खुद की बहन होती तब भी क्या तुम उसका ऐसे ही मजाक बनाती? भरी महफिल में निधि और विनोद में बहस हो जाती है और अब इस बहस में दोनों भाई अपनी बहन को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। ये देखकर प्रीति की दोनों भाभियों का मुंह बन रहा था। अमन और विनोद बहुत गुस्से में थे, इसलिए वो दोनों घर आए सभी मेहमानों को वहां से जाने के लिए कह देते हैं और इस तरह से निधि का पूरा बर्थडे खराब हो जाता है। निधि को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रीति को घर से धक्के मारकर निकालने लगती है। तभी अमन और विनोद दोनों फिर से अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, ये सब क्या है निधि? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इस तरह से धक्के मारकर निकालने की? भूल गई क्या तुम? ये घर मेरे और अमन के पैसों से बना है। अरे हम दोनों भाइयों ने मिलकर खून पसीना एक करके इस घर को बनाया है और जितना अधिकार हम दोनों भाइयों का इस घर पर है। भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए भाभी से लड़ाई मत करो। देखो, मेरी घर गृहस्थी तो वैसे ही उजड़ चुकी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके रिश्ते में भी कोई दरार आए। मैं और माँ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। मैं वहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन भगवान के लिए आप दोनों लड़ाई मत करो। नहीं प्रीति, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विनोद बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सब मेरी ही गलती है। मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। निधि को और काजल को अपनी गलती कहाँ है एहसास हो जाता है और वो दोनों प्रीति से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। उसके बाद अब वो दोनों कभी भी प्रीति के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, बल्कि उसके साथ हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।